अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 सालों में हर 3-4 महीने के बाद पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें जो है ना ये गर्दिश करने लगती हैं। और फिर क्या होता है, वज़ीर आज़म साहब लाहौर आते हैं और अपने वोट जो हैं उस्मान बुज़दार साहब के पलरे में डालकर सबको खामोश करवा कर वापस चले जाते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते पंजाब में -1 की खबरें ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही थी। हत्ता कि वज़ारत आला की दौड़ में शामिल कुछ अफराद के नाम भी खबरों की ज़ीनत बन चुके थे। वज़ीर आज़म हफ्ते वाले रोज़ लाहौर आए और फिर से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ओहदे पर बरकरार रखने की थपकी देकर वापस चले गए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को तसल्ली तो दे दी है, लेकिन कल वज़ीर आज़म ने पंजाब के वज़ीर क़ानून राजा बिशारत से इस्लामाबाद में कहा मुलाकात की, जिसके बाद मुबैना तौर पर अब ये भी तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं कि वज़ीर आज़म की यह मुलाकात पंजाब में तब्दीली की जानिब से एक इशारा है। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ायत साहब ने भी आज अपने कॉलम पर इस मौजू पर बड़ी डिटेल में बात की और ये लिखा है कि लाहौर में बयान दिया गया कि बुज़दार बेखौफ होकर काम अपना जारी रखें, पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पंजाब के मुतबादिल उम्मीदवारों के हवाले से मीटिंग्स भी जारी हैं। गोया लाहौर में जो कुछ कहा गया वो गलत है या जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है या वो गलत है। पंजाब में गुज़श्ता 2 सालों से गवर्नेंस की सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। 3 चीफ सेक्रेटरीज, 4 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, काबीना में कई बार रद्दोबदल हो चुका है, 3 बार तो वजारत इत्तलात को तब्दील किया जा चुका है और मुख्तलिफ इदारों के सेक्रेटरीज तो वैसे ही कुछ अरसे के बाद तब्दील करना अब एक रिवायत बन चुकी है, ये कोई बड़ी बात नहीं रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना कारकर्दगी दिखाने के लिए उनको 6 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है, यानी हुकूमत के पास डिलीवरी के लिए 6 महीने बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन पंजाब हुकूमत ना तो डिलीवर कर पा रही है और ना ही पंजाब को अभी तक अपना सियासी किला बना पाई है। क्या वज़ीर आज़म को अभी भी उम्मीद है कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस साबित होंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ायत साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ायत साहब आपके। सुहेल वड़ायत साहब, पंजाब में तब्दीली के हवाले से बड़े ज़बरदस्त आपने पिछले दिनों आर्टिकल्स भी लिखे, लेकिन उसके बाद एक बहस शुरू हुई, तबसरे कि वाकई उस्मान बुज़दार तब्दील हो रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते को वज़ीर आज़म साहब आए और हुकूमत ने इन तमाम खबरों को रूल आउट कर दिया कि किसी किस्म की कोई तब्दीली होने जा रही है। लेकिन एक जो तब्दीली आई जिसका जिक्र आपने भी अपने कॉलम में किया कि असद खोकर से इस्तीफ़ा ज़रूर ले लिया और वज़ीर आला के लगाए गए 2 बड़े अहम इंतज़ामी अफसरान को भी जो फारिग कर दिया। और आपने ये लिखा है कि अब 2 शहरों में मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे हैं, तज़ादात हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी वाकई उस्मान बुज़दार की तब्दीली वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नागुज़ीर बन चुकी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अब ये सूरत हाल नहीं है। इमरान खान साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये तब्दीली होनी है। हाँ, उन्हें मुतबादल तलाश करने में और उस पर इत्तफाक करने में अभी मुश्किल पेश आ रही है। जो भी मुतबादल आता है उसके मुकाबले में जब उस्मान साहब का मुआजना करते हैं तो उन्हें वो अपने लिए बेहतर नजर आता है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो एक मुतबादल के बारे में फैसला कर लेंगे तो उस वक्त तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि देखें ना, ये सिर्फ एक बिशारत राजा साहब से मुलाकात नहीं हुई। आप देखें, सब्तैन खान साहब से मिल चुके हैं, अलीम खान साहब से मिल चुके हैं, मुराद राज से मिल चुके हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं, जिससे पता चलता है क्योंकि पंजाब के हवाले से ही मीटिंग्स हो रही हैं और पंजाब में तब्दीली के हवाले से ही बातचीत हो रही है। हाँ, ये दुरुस्त है कि टाइमिंग का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है और जाहिर है मुतबादल भी उन्होंने चुनना है, तो वो अपना उसमें वक्त ले रहे हैं, उन्हें लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये आप ना कि वज़ीर आज़म साहब शायद ये इसलिए भी नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर आज मैं एक तब्दील कर दूंगा, कल नया लेके आऊंगा, उस पर भी सबको एतराज़ होगा, मीडिया भी एतराज़ करेगा, ऑपोजिशन भी एतराज़ करेगी। क्या ये सिर्फ इस चीज़ का आप समझ रहे हैं, एक प्रेशर ले रहे हैं, या वाकई वज़ीर आज़म को ये रियलाइज़ हो गया है कि पंजाब में कारकर्दगी दिखाने में, कुछ करने में बुज़दार की जो वो फैसले हैं वो नाकाम रहे हैं, वो बुज़दार साहब नाकाम रहे हैं, ये रियलाइजेशन हो गई अब? देखिए शाजिया, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो आए दिन चीफ सेक्रेटरी आईजी क्यों बदलते? ये मिनिस्टर इमरान खान साहब आके क्यों किसी मिनिस्टर को फारिग करते, क्यों कमिश्नर को फारिग करते? आखिर सब ठीक चल रहा हो तो फिर तो ये किया जाता, फिर तो सिर्फ शाबाश दी जाती है या कोई बड़े फैसले किए जाते हैं, तो वो तो नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि सिर्फ 44%
यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट फंड हुई है, जिसका मतलब ये है कि आपके 56% फंड वापस चले गए। फिर दूसरी बात ये है कि मेरा अंदाजा ये है कि अब खान साहब को ये पता चल चुका है कि ये बुज़दार साहब के बस का खेल नहीं है, और वो जाहिर है मुतबादल लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुतबादल लाना चाहते हैं जो तजर्बाकार भी हो, जो उनका वफादार भी हो और जो डिलीवर भी कर सके। अब जाहिर है ये इन तीनों चीजों, जिसके पास ये तीनों खूबियां हो, ऐसा बंदा ढूंढना जाहिर है बड़ा मुश्किल है। सर ये आपका तज्जिया या आपकी वाकई इंफॉर्मेशन है? क्योंकि कन्विंस लग रहे हैं कि तब्दीली आगे रहेगी पंजाब में। जी मेरा ख्याल है कि तब्दीली के सिवा अगर ये तब्दीली पंजाब में ना आई तो फिर कुछ और हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि पंजाब में तब्दीली आए ताकि सब कुछ ठीक चलता रहे। सही। सुहेल वड़ाई साहब, भी परवेज इलाही साहब के नाम के भी मशवरे दिए गए कि अगर आप वाकई पंजाब में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले इलेक्शंस में आपका वोट बैंक और मजबूत हो, तो परवेज इलाही साहब जिन्हें एक सियासत का, हुकूमत का एक तजुर्बा भी है, तो उनको बनने दिया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ज़ाहिर है एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं आपका इस पर एनालिसिस लूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझते हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कारकर्दगी की बुनियाद पर, अगर ये परवेज इलाही साहब के पास चली जाती है वजारत उज़्मा? देखिए इस बात पे तो कोई शक नहीं कि परवेज इलाही साहब पॉपुलर वोट तो शायद ना ले सके, हाँ। लेकिन उनको हुकूमत चलानी आती है, उनको गवर्नेंस करनी आती है, हाँ। और वो जो तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त वोट है उसको मुतमिन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और नून लीग को कंटेन कर सकते हैं। ये खूबियां उनके अंदर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब या तहरीक इंसाफ का जो हार्ड कोर है, वो तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाने पर रजामंद नहीं हो रहा। इलेक्शन के मौके पे भी ऐसा उन्होंने उसको रोका और आइंदा भी अभी कोई लचक नजर नहीं आ रही। हाँ, मैंने ये एक प्रपोजल लिखी है कि एक वक्त में इस पे गौर होता रहा कि काफ लीग को जम करना है तहरीक इंसाफ में, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से और दूसरे माहिरीन से पूछा गया तो पता चला कि ये मुमकिन ही नहीं है कानूनी तौर पर, इसके लिए री इलेक्शन करवाना, उन्हें इस्तीफे देने पड़ेंगे और री इलेक्शन करना पड़ेगा, हल्कों से दोबारा जो है इलेक्शन लेना पड़ेगा। एक मुश्किल प्रोसेस है जो नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज, क्या ये कंपैरिजन उस्मान बुज़दार का पहले दिन से ही, आपको भी पता है शहबाज शरीफ से किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जितने एक्टिव वजीर आला थे, उस्मान बुज़दार तो बिल्कुल ऑपोजिट है उससे, क्या ये कंपैरिजन बनता है उस्मान बुज़दार का? शहबाज शरीफ साहब को ज़ाहिर है उनका एक एक्सपीरियंस है, वो वज़ारत आला के ओहदे पर 2-3 बार फाइज रह चुके हैं, फिर उनका एक एक्टिव होना और दूसरे बड़े मामलात पर, क्या ये आपको लगता है कंपैरिजन करके गलती की गई? पहले दिन से उनको जो है ना वो इस प्रेशर में डाल दिया गया, भाई शहबाज शरीफ जैसा आला एक्टिव वजीर आला में नजर नहीं आ रहा है। जी मेरा ख्याल है कि ये अनफेयर है कि शहबाज शरीफ साहब से उस्मान बुज़दार का जो है वो मुकाबला किया जाए, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब अपने तौर पे तो कोई प्रेसिडेंट सेट कर सकते थे। वो कोई नहीं कहता कि आप शहबाज शरीफ बन जाएं या आप चौधरी परवेज इलाही बन जाएं या आप मंजूर वट्टू बन जाएं या कुछ और मुस्तफा खर बन जाएं। नहीं भाई, आप उस्मान बुज़दार बन के दिखाएं। आप फर्ज करें सिर्फ इतनी बात है कि आपने खुद ये तय किया है कि इस साल इतना बजट जो है वो तरक्कियात के लिए खर्च होगा और आप उसमें से सिर्फ 44% खर्चते हैं, 50% पे भी नहीं पहुंचते, तो आपने तो अपना टारगेट पूरा नहीं किया, तो आप इस पे किसको क्या कहेंगे? फिर ये जो इंतजामी अफसरों की तब्दीली है, बड़ा साफ तय है, 2 साल तो कम से कम आपको देने पड़ते हैं इंतजामी अफसरों को, तो ये 3 महीने बाद बदल देते हैं। ठीक है, फिर सेक्रेटरी सख्त आए उसके साथ नहीं चल सके, नरम आए उसके साथ नहीं चल सके, तो ये वो सारे सवालात हैं जिनका उनको जवाब, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े शाइस्ता आदमी हैं, बड़े नर्म जो है नर्म खू है। बुज़दार साहब इसको लगाते भी हैं, वज़ीर आज़म आके बदल देते हैं। का मतलब ये नहीं कि वज़ीर आज़म को भी एतमाद नहीं है वज़ीर आला की चॉइस पर। 2 इंतजामी अफसरान जिनको अभी बदला है, हटाया है, तो वो कहते हैं वज़ीर आला नहीं लगाए थे, इसका मतलब वज़ीर आज़म को वज़ीर आला की चॉइस पर एतमाद ही नहीं है। देखिए ना जी, उन्होंने वो जो वजीर जो बुज़दार साहब ने लगवाया था, असद खोखर साहब, उस वजीर को भी फारिग कर दिया है। हाँ। और वो सबसे करीब थे बुज़दार साहब के। हाँ। तो इससे आप ये पता लगे कि वो बुज़दार साहब को मजबूत नहीं करके गए, उनके पर काट के गए बिल्कुल मिनिस्टर साहब।
बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ऑपोजिशन एक बार फिर से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतारिक होती हुई नजर आ रही है और अब ऑपोजिशन ने ईद के बाद APC बुलाने का इंदिया भी दिया है। लेकिन क्या ऑपोजिशन का गठजोड़ हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? अगर गुज़श्ता 2 सालों में ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ की गई कोशिशों का अगर हम इसको एनालाइज करें, इसका तज्जिया करें, तो ऐसा लगता नहीं है कि हुकूमत को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन की पहले बुलाई गई APC से भी कुछ नहीं निकला था, कुछ नहीं हुआ था। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के मामले पर भी ऑपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी थी। फिर मौलाना के धरने को देख लें, इसमें भी ऑपोजिशन में इत्तफाक राय नहीं पैदा हो पाया था। जबकि गुज़श्ता महीने -1 की शुरू होने वाली बाज़गश्त में भी ऑपोजिशन का बयानिया एक नज़र नहीं आ रहा था। ऑपोजिशन जमातों के अपने अपने एजेंडे हैं। ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नैब केसेस में जकड़ी हुई हैं, जबकि नून लीग की क़यादत भी मौजूदा सूरत हाल में फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही है, जिससे खदशात जन्म ले रहे हैं कि ऑपोजिशन एक बार फिर से हुकूमत को बड़ा झटका देने में क्या नाकाम हो जाएगी। इस APC के इनेकाद के लिए ऑपोजिशन एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। सवाल ये है कि क्या इस कमेटी का हाल भी ऑपोजिशन की जो पहले बनाई जाने वाली कमेटी थी, रहबर कमेटी, क्या इसका हाल भी वैसा होगा? रहबर कमेटी का क्या हुआ? जबकि गुज़श्ता महीने वफाक में शुरू होने वाली -1 की बाज़गश्त जो है वो अब उस बारे में इतनी बात तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या -1 के जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे वो टल गए हैं? दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गैर जानिबदारी पर कई सवालात उठा दिए। बड़ा अहम मामला है ये सवालात किसी ऑपोजिशन ने नहीं उठाए हैं, किसी एंकर ने नहीं उठाए हैं, किसी मीडिया में नहीं उठाए गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सवालात उठाए हैं नैब की गैर जानिबदारी पर। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ नैब केस से मुतालिक अपने तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नैब ने मुकदमे में कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। नैब ऑर्डिनेंस का कानून जनरल मुशर्रफ के दौर में एहतसाब एक्ट 1997 को ख़त्म करके बनाया गया था, जो कि पहले दिन से ही मतनाज़े है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि आम तासुर ये है कि यह कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नैब वफादारियाँ तब्दील कराने, सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ। एहतसाब यकतरफा नजर आ रहा है। एक तरफ तो लोगों को बरसों महीनों जेल में सड़ा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े माली इल्जामात पर भी कुछ नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग इसे अपने मौकिफ की फतह करार दे रही है और आज मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को चाहिए कि नैब को खत्म कर दे। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। आपको ये भी बताते चलें कि नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले भी कई बार तनकीद की गई है। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि नैब का इदारा नहीं चल रहा है। अब 20-20 साल से नैब के रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। इन रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों ना नैब अदालतों को बंद कर दिया जाए और नैब कानून को गैर आइनी करार दे दें? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं रिमार्क्स के बाद फिर सेक्रेटरी कानून को हुक्म दिया था कि मुल्क में 120 एहतसाब अदालतों के क़याम के लिए हुकूमत से हिदायत लें। इस सारे मामले पर मैं आज बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया एतजाज़ साहब। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो कल से हो रही है एतजाज़ साहब वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गैर जानिबदारी पर जो सवालात उठाए हैं, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, ये सवालात मीडिया ने नहीं उठाए हैं, किसी एंकर ने नहीं उठाए हैं, ऑपोजिशन के किसी रहनुमा ने, किसी पार्टी ने नहीं उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं कि ये जो कानून है सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये सियासी मुखालिफिन के लिए, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। आप क्या समझते हैं एतजाज़ साहब कि
कितना नागुज़ीर हो गया है अब नैब के कानून में तरमीम करना इन रिमार्क्स के बाद, इस फैसले के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद? अच्छा, पहली बात तो मैं आपसे दरियाफ्त कर लूँ वैसे कि क्या ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाला मामला आपने पहले छेड़ा था वो बाद में आप लेंगी, पहले आप इसको ले रही हैं नैब के फैसले को? जी मैं ये समझा हूँ वो बाद में देंगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपकी वसातत से एक जुमला सिर्फ अर्ज कर दूँ, एक जुमला मैं तंग आ गया हूँ इस सोशल मीडिया के टाइगर पार्टी के टाइगर से, कि वो मेरी जानिब से फेसबुक के मैसेजेस और ये ट्वीट्स किए चले आ रहे हैं। मैं शिकायतें लगा चुका हूँ, FIA को लगा चुका हूँ, साइबर क्राइम्स को लगा चुका हूँ, कोई कुछ नहीं बन रहा है। मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, मैंने कोई फेसबुक मेरे प्रोग्राम में हर बार एतजाज साहब ये कहते हैं, हर बार ये मसला होता है कि उनका जो है ना, ये जो शिकायतें आती हैं, भाई उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं होता है, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो क्यों लोग इनके फेक अकाउंट से जो है ना वो ट्वीट्स कर देते हैं? सर मुझे एक दफ़ा फिर कहना पड़ गया क्योंकि हर दफ़ा आप मेरे प्रोग्राम में कहते हैं। थैंक यू, आप ये प्लेटफॉर्म मुझे देती हैं ये तस्दीक करने की। अब दूसरी बात आपने जो की कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई अहम है। ये 2 जजेस का फैसला है और 2 जजेस से वैसे ज्यादा अगर 5 जजेस होते तो ज्यादा मोतबर होता, बट इसमें मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के वो इंतहाई मोतबर जज साहब जो मकबूल बाकर साहब हैं, आप सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, इंतहाई दलेर, निडर और कानून जानने वाले। इस जजमेंट को ही आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा उनका मुतालिया कितना वसी है और किस कदर अमीक गहराइयों में और अमीक नुक्तों में वो गए हैं और कौन कौन सी नज़ीरें उन्होंने देखी हैं। एक बड़ा तवील फैसला और बड़ा जामे फैसला है। और आप दलेर, मैंने इसलिए कहा कि आप चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पे थे तो आप पे एक कातिलाना हमला हुआ था, खुदकुश हमला आपके का, और आप अल्हम्दुलिल्लाह आप बचे रहे, महफूज रहे और अल्लाह करे महफूज रहे। आप एक रियली लॉ नोइंग और कानून पे सोचने वाले जूरिस्ट किस्म के जज हैं और मैं इनकी तारीफ, अगर मुझे फर्ज करो इनके इस फैसले से इख्तलाफ होता और दीगर फैसले ऐसे हैं जिनसे मुझे थोड़ा बहुत इख्तलाफ, क्या ज़्यादा इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इनकी अपनी नॉलेज ऑफ लॉ और मेहनत और इनके मुताले से कोई इनकार नहीं कर सकता और इनकी नेक नियति से कोई इनकार नहीं कर सकता। दरअसल जस्टिस जावेद इकबाल साहब बिलखसूस जब से चेयरमैन बने हैं, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज रह चुके हैं और रिटायर एज द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुए थे, चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज होता है, और उसके बाद इन्होंने मुलाजमत ले ली ये चेयरमैन नैब की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजी से बहुत नीचे की मुलाजमत है, जो इनको लेनी वैसे नहीं चाहिए थी मेरी राय में, इन्होंने ले ली। फिर इन्होंने बहुत कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, प्रेस नोट्स उर्दू में जारी कर करके, और उन प्रेस नोट्स में आज इसकी इंक्वायरी खोल दी, आज उसकी इंक्वायरी खोल दी। इंक्वायरियां इन्होंने मेरा ख्याल है कोई 150 खोली है और फैसला एक में भी फैसला नहीं लिया मासवाए इनकी रेफरेंस के रद्द किए जाने पे। तो आज तो हुकूमत ने खुद कह दिया है एतजाज साहब के प्रोसिक्यूशन की नाकामी को। भाई आप लोग ये ना समझे कि अगर प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई, नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर थी तो आप फरिश्ता हो गए।
तो आप देखें 90% हाई प्रोफाइल केसेस में मुल्ज़मान की जमानत को देख लें तो आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन ही कमज़ोर है, केसेस कमज़ोर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से मुल्ज़मान जमानतें लेने में कामयाब हो जाते हैं, भले ही उनके पास सबूत हो, नैब के पास वो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, 100% सबूतों की बात करते हैं, 8-8 महीने जेलों में रखते हैं, लेकिन आप आखिर फिर क्या वजह है कि इतने सबूत होने के बावजूद भी अगर आज कुछ साबित नहीं कर पाते तो ये तो आप लोगों की नाकामी है? क्या ये इस इदारे की नाकामी है? फिर ये मैं इस एक नाकामी ज़रूर है तो मैं उस पर अर्ज करता हूँ, पर उससे पहले मैं एक जुमला आपकी से माज़रत के साथ और आपकी इजाज़त के साथ ये कहता जाऊँ कि दोनों ख्वाजा बरादरान को मैं मुबारक भी देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है, उनके हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला आया और ये अहम फ़ैसला होगा और उनकी बरियत की शायद इसी पे बुनियाद बन जाए का गालिब इम्कान है कि बन जाएगी बरियत की। ता वक्त है कि नैब कोई नया शहादत और सबूत ना लेके आए। अब रही बात जहाँ तक ताल्लुक है कि नैब वाले और ये इनकी तफ्तीश और इनका इस्तगासा, इनके पास 2 मराहिल में मुकदमा आता है। एक मुकदमा, एक मरला होता है तफ्तीश का। अमूमी तौर पे मैंने जो देखा है ये जो नैब है ये तफ्तीश पे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस पे तेज है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 90 दिन आदमी को अंदर रखते हैं, 90 दिन जो चाहते हैं मनवा लेते हैं, उससे जो चाहते हैं उस पर डाल लेते हैं और फिर कहते हैं जी अब प्रोसिक्यूशन के लिए हम तैयार हैं, रेफरेंस फाइल होगी। सही। अब प्रोसिक्यूशन में इनके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि वो बंदूक जो गले से निकाली है और मुल्ज़म ने ऊपर सर पे खड़े होके निकाली है पॉइंट आउट करके, सही, उसको ये साबित कर सके अदालत में। अदालत में फिर ये साबित करना है और हर कड़ी को साबित करना है सही कि ये बंदूक वहाँ से निकाली बड़े बड़े केसेस बना लेते हैं, सही कर पाते। इसी से जुड़ा एक और सवाल, जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इस कवानीन में तरमीम चाहती हैं, एतराज़ भी है, तो फिर करने में रुकावट कहाँ पर है? हुकूमत खुश नहीं है, ओपोजिशन भी मुतमईन नहीं है, तो एतजाज़ से फिर रुकावट कहाँ पर है? अब क्यों नहीं? अब 2 साल हो गए, वैसे तो पीपल्स पार्टी का भी दौर गुजरा, नून लीग का भी दौर गुजरा, किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आज सब लोग तंग हैं। मेरा ख्याल है कि एक कंसेंसस तो पार्लियामेंट में क्रिएट हो गया है कि इसकी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन क्या तरमीम है ये, इस पे कंसेंसस शायद ना हो। हुकूमत जो इस वक्त कुर्सी पे बैठी है वो अपने आप को महफूज समझती है और अपोजिशन जो अपने आप को, जो कुर्सी पे नहीं बैठी, वो उसका रवैया ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक जैसा है कि वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं इस नैब की तलवार से। तो इसलिए इनमें इत्तेफाक राय होना अभी तक मेरे ख्याल में दुश्वार है, लेकिन ये दोनों तस्लीम करेंगे कि इसमें तरमीम होना जरूरी है। अच्छा, इसी का क्या मकसद है, किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं? इससे पहले भी जो एपीसी हुई हैं, आप देखिए मौलाना साहब बुलाते रहे, ऑपोजिशन पहले बुलाती रही, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब बेसिकली एजेंडा क्या है? क्या हुकूमत को घर भेजना है, सड़कों पर निकलना है, कोई बाकायदा कोई तहरीक चलानी है? जाहिर है अगर ऑपोजिशन जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही है तो कोई बड़ा जामे, कोई बड़ा मजबूत मकसद होगा। क्या मकसद है इस एपीसी का? शाजिया, अगर मेरी बात आप पूछिए तो मैं आपको अपनी ज़ाती राय दूं इस पे। जब तक नवाज शरीफ और PML नवाज और मौलाना फजल रहमान है, तो मौलाना फजल रहमान मियाँ नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हैं। वो 10-12 हज़ार लेके मौलाना फिरते रहे ता वक्त कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर नहीं चले गए। वो धरना खत्म हो गया, कहानी खत्म हुई। वो मियाँ साहब ने कहा तो इसका क्या मकसद है? इसे का क्या मकसद है? कोई प्रेशर डालो। मैं आता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब तक नवाज लीग है, जिस तरह इन्होंने बजट में किया है, बजट में देखें
ये ज़रा छोटी सी बात है, पर ज़रा मुझे सिर्फ मैं बहुत जल्दी तफसील में बताऊंगा। वज़ीर आज़म को निकालने के 4 तरीके हैं। एक तो क़ज़ाए इलाही है, जो अल्लाह ताला हर वज़ीर आज़म की उम्र दराज करे, हमारे वज़ीर आज़म की भी उम्र दराज करे, हमारे सारे सियासतदानों की, सारे अफसरों की, हर किसी की उम्र दराज करे और सेहत के साथ आमीन। दूसरा तरीका है कि वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, कि तहरीक अदम एतमाद के अगर ऑपोजिशन लाती है तो कितने वोट चाहिए, उसको 342 कुल मेंबर हैं, उसके कम अज कम निस्फ, यानी 342 का निस्फ हुआ 171 और 172 वोट चाहिए ऑपोजिशन को इस मामले में। तीसरा तरीका है कि बजट में शिकस्त दी जाए। बजट में शिकस्त देने, अगर आप दे देते हैं, बजट पास नहीं होता तो पैसा गवर्नमेंट के पास आ ही नहीं सकता, पैसे की कोई तब्दील नहीं हो सकती, ना अखराजात हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन इस्तीफा देना चाहिए पड़ता है। और इसके लिए नंबर कितने चाहिए होते हैं, जितने मेंबर मौजूद हैं हाउस में उनमें से 50%, यानी 342 के आधे नहीं, बल्कि जिस तरह 199 थे, 179 थे पिछली दफा 179, तो उसके 279, तो उसके आधे 140 चाहिए थे। लेकिन हुकूमत को के 160 थे और अपोजिशन के 119 थे। लेकिन गवर्नमेंट, वो ख्वाजा आसिफ हो, वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, वो एहसन इकबाल हो, ये कहते रहे हम हुकूमत को हरा देंगे, आईनी तरीके से हराएंगे, आईनी तरीके से। बिल आखिर जब काउंट हुआ तो इनके बड़े बड़े लीडर भी वहाँ नहीं आए। शादिया, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपनी आपको अपनी बात बताऊं, मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ और नवाज लीग इमरान खान की हुकूमत की देर पा चलने की जमानत दे चुके हैं। सर कैसे? इन्होंने दिखाना यह है कि उसको बहुत उसकी मुखालफत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जहाँ वोट का मामला आएगा वहाँ इनके बड़े लीडर भी गुरेज करेंगे और पीछे रहेंगे। ये हमें आगे चला के और खुद पीछे से डील अपनी मुकम्मल करना चाहते हैं। इसका मतलब एपीसी सिर्फ एक ड्रामा है? अब मैं उस पर क्या कहूँ, एपीसी से मेरे तो नहीं ख्याल कुछ निकलेगा, क्योंकि एपीसी में मेजर प्लेयर जो है वो मौलाना फजल रहमान है और मियाँ शहबाज शरीफ है। मियाँ साहब का पता भी नहीं कि वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अच्छा, तो इसमें क्या किया जा सकता है? एक मुखलिस जमात पीपल्स पार्टी वो क्या कर सकती है? सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही मैंने ऐड करना था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में दोहरी शहरियत का मामला पहली बार ज़ेर बहस नहीं आया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों की 11 अरकान को नाअहल करार देते हुए उनसे तमाम मराहत और तनख्वाहें वापस लेने का हुक्म दिया था। 2018 में भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 2 सेनेटर्स को नाअहल करार दिया था। आइन के मुताबिक भी दोहरी शहरियत वाला कोई भी फ़र्द जो है वो असम्बली या सेनेट का रुकन नहीं बन सकता है, लेकिन आइन वज़ीर-ए-आज़म को ये इजाज़त ज़रूर देता है कि वो गैर मुंतखब अफराद को अपने मुशीरान और मुआविनीन मुकर्रर कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के 4 मुआविनीन दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने तो अपनी दोहरी शहरियत को तस्लीम किया है। जुल्फ़ी बुखारी ने अपने एक बयान में कहा
है कि वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना इजलास में मदऊ किया जा सकता है। हमारे पास तो फिर भी पाकिस्तान की जो है ना वो शहरियत भी है। और 2018 में ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तान जुल्फ़ी बुखारी की तैनाती को चैलेंज किया गया था, लेकिन अदालत ने उनकी तैनाती को वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदीदी इख्तियार करार देते हुए उनकी अहलियत और ओहदे से हटाने से मुतालिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के असासे डिक्लेयर करने के बाद सामने आने वाली तफसीलात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म के अक्सर मुआविनीन ने अपने टैक्स रिटर्न्स भी ज़ाहिर नहीं किए। इस सारे मामले पर हुकूमत काफ़ी प्रेशर में है। हुकूमती अरकान इसका दिफा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि गैर मुंतखब अफराद को काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। काबीना में शामिल गैर मुंतखब अफराद के ऊपर काबीना में ही शामिल अफराद जो हैं पहले भी अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, जबकि अरकान असम्बली को भी इन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खान साहब के जो मुशीर हैं या जो उनके इर्द गिर्द चमचे हैं, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ कि इनमें से आधे तो जिस दिन हुकूमत जाएगी उस रात को भाग जाएंगे और आधे जो हैं वो खान साहब का टिकट नहीं लेंगे। जबकि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी गैर मुंतखब मुआविनीन खुसूसी पर खूब तनकीद की। कानून में इस चीज की कोई इजाजत ही नहीं देता और उसमें वो लोग बना लिए जो यहाँ पे पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर लूटमार करने आए हुए हैं। इस जमीन के साथ जिनका रिश्ता जो है वो अनक्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड है, मशरूत है उनका इस जमीन के साथ रिश्ता। और नॉन इलेक्टेड लोगों को उस कमेटी में डाला गया। जनाबे वाला, काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जब इन दो ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म अब अपने नज़रिए के मुताबिक दोहरी शहरियत वाले जो उनके मुआविनीन हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी साहब आपका। जुल्फ़ी साहब, आप समेत जितने भी मुशीर मुआविनीन ख़ुसूसी हैं, ज़ाहिर उन पर कोई आइनी कानूनी पाबंदी तो है नहीं दोहरी शहरियत के हवाले से और अपने एसेट्स को डिक्लेयर करने के हवाले से, लेकिन एसेट को डिक्लेयर करके जो आप लोगों ने एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की है, इस पर तारीफ़ भी हो रही है। ज़ाहिर माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब जो एक मामला है जो बड़ा डिस्कस भी हो रहा है, जिस पर आप लोगों को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, वो है दोहरी शहरियत का, डुअल नेशनलिटी का। क्या आप लोग कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं जहाँ हम डिसीजन मेकिंग होती है, हम फैसला साजी होती है, तो मॉरली जो SAPMs हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, उन्हें फिर मॉरली खुद ही अपनी जो दूसरे ममालिक की जो शहरियत है उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक अहम बात कि किसी को शक नहीं है आप लोगों की हुब्बुल वतनी पर, ना ही किसी को होना चाहिए, ना इसको कोई क्वेश्चन कर रहा है, बल्कि बात है इमरान खान साहब के उन उसूलों की, उस नज़रिए की, उस बयानिए की जो वो माजी में कहा करते थे दोहरी शहरियत के हवाले से। क्या कहेंगे इस पर? अगर आप शाज़िया शक नहीं कर रही तो फिर सवाल कैसा? सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें भी छोड़ दें, मीडिया को भी छोड़ दें, आपके अपने कैबिनेट में बैठे लोगों को इस पर एतराज़ है। देखें, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के वन बाय वन चलते हैं, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ये मेरे केस में एज ए SAPM ड्यूल नेशनल का हाईएस्ट कोर्ट पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, और इसमें वाज़े तौर पे बोला हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट आप SAPM बन सकते हैं और ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। तो ये होगी पहली बात रद्द कि कोई इसमें कानून के खिलाफ कोई चीज़ हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आ गई डिसीजन मेकिंग कैबिनेट में। SAPM कभी भी डिसीजन मेकर हो नहीं सकता क्योंकि उसकी हर एक चीज़ जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस, और प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मिनिस्ट्री में जैसे कि मैं हूं, तो मिनिस्टर इन चार्ज प्राइम मिनिस्टर है और फाइल साइन उनने करनी होती है, PM ऑफिस ने करनी होती है। हम सिर्फ एक असिस्टेंट हैं जो हर चीज़ काम यहाँ करके रिपोर्ट PM ऑफिस में करते हैं। तो डिसीजन मेकर एक SAPM नहीं होता। ये दूसरी कानूनी बात। तीसरी चीज़ ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है शाज़िया, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है तो इस पर वो रूल्स अप्लाई नहीं करते, इसलिए मैं केस जीता। चौथी बात आपकी कि जी मॉरली आपको करना चाहिए। देखें, अगर मॉरली आप लोग हमारी लॉयल्टी पे शक नहीं करते तो फिर सवाल ही नहीं उठता। बात यह है कि अगर आप मॉरली समझते हैं कि हम मुल्क के वफादार हैं तो फिर
इतनी क्या बेचैनी लोगों को कि ड्यूल नेशनल है नहीं है। बात सिर्फ हमारे एतराज उठाने की नहीं है, सवालात तो आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं, कैबिनेट के लोगों के अंदर जो है ना, आपकी कैबिनेट के लोग सवाल उठा रहे हैं कि, और बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के उसूलों की है, बयाने की, जो वो माजी में किया करते थे, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब किस कॉन्टेक्स्ट में वो सारी बातें किया करते थे दौरी शहरियत के हवाले से, कि दौरी शहरियत वालों को हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनको कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अहम फैसला साजी करनी होती है, तो ये तज़ादात आ जाते हैं इसमें। तो फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया करते थे माजी में? आई थिंक जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनकी कोई भी स्पीच उठा के देखें, आप देखें कि जब वो बात करते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोग यहाँ 50-70 साल की उम्र के बाद इकामा या ड्यूल नेशनैलिटी किसी मुल्क की लेके, जो यहाँ उनने पैसे पाकिस्तान से कमाए हुए हों, करप्शन के पैसे, वो उसको उसके ज़रिए बाहर ले जाते हैं। सही। तो जब भी आप उनकी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देखें, वो देखेंगे कि आप कहेंगे कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, करप्शन कर रहे हैं और वही पैसे बाहर लेके जा रहे हैं अपनी इकामा पे या ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर। तो जो कॉन्टेक्स्ट है उनका सारा कहने का, कॉन्टेक्स्ट ये कि जो उनको सामने नजर आ रहा था, वो पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए जो ये कर रहे थे, उनका कॉन्टेक्स्ट हरगिज़ ये नहीं था कि जो बाहर पैदा हुए हैं पाकिस्तानी, जो वापस अपने मुल्क को देना चाहते हैं, यहाँ आके काम करना चाहते हैं, यहाँ आके मेहनत करना चाहते हैं, पाकिस्तान का दिफा हर मुल्क दुनिया में दूसरे मुल्कों में करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात है, और कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जैसे। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग हर हफ्ते जो होती है, बहुत से ऐसे SAPMs हैं जो हर हफ्ते होने वाली मीटिंग्स में जो है ना वो शरीक होते हैं। क्या आप भी हर हफ्ते की जो कैबिनेट इजलास होता है, मीटिंग होती है, उसमें होते हैं, या बाय इन्विटेशन आप लोगों को बताया जाता है कि किस मीटिंग में किस SAPM ने शामिल होना है, किसने शामिल नहीं होना है? हर SAPM, हर ब्यूरोक्रेट, कोई भी गेस्ट कैबिनेट के अंदर वो बाय इन्विटेशन आता है। जो हम SAPMs, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, हम कैबिनेट के मेंबर नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है, तो हम परमानेंट मेंबर हैं ही नहीं। PM साहब किसी को भी बुला सकते हैं कैबिनेट में, वो उनका हक है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्या ऑपोजिशन क्या PM के हक उनसे लेना चाहते हैं कि आप कैबिनेट में किसी को भी नहीं बुला सकते जब तक क्या ऑपोजिशन अप्रूव करे, जब तक नून लीग अप्रूव करे हम अपने कैबिनेट तब बुलाएं। तो उनको पूरा हक है बाय इन्विटेशन। मैं परमानेंट मेंबर नहीं हूं, कोई और SAPM परमानेंट मेंबर नहीं है। लेकिन ये भी तो एतराज़ है ना कि आप लोगों की तरफ से तजावीज़ जाती हैं, आप लोग सजेशन देते हैं अहम मामलात पर जिन पर कानून साजी फैसला साजी होनी होती है, उस पर आप लोगों की तजावीज़ तो जाती है ना, आप लोग तजावीज़ तो देते हैं अपनी अपनी वजारत से मुतालिक मामलात को, ज़ाहिर आप लोग डील करते हैं। शाजिया, अगर PM चाहें तो वो आपको कैबिनेट में भी बुला सकते हैं और आप भी अपना ओपिनियन दे सकती हैं। हाँ। अब ओपिनियन कितने दूर जाता है, कितना सुना जाता है, कितना, इसमें तो मैं परसेंटेज दे नहीं सकता, लेकिन ये है कि जो भी कैबिनेट में बुलाया जाए उसको किसी वजह से बुलाते हैं कि वो उससे कुछ चीज़ पूछनी हो, कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, और वो उनका काम है इंफॉर्मेशन देना। अगर हम स्पेशल असिस्टेंट बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो हमारा काम है कि वो पूछें कि अच्छा जी असिस्टेंट साहब बताएं कि क्या हो रहा है इधर, ये क्या है, ये क्या है, और आपको बताना होता है। अब ये कहना कि हमें बुला के, तो इसका ये वजह है कि जी SAPM फैसले कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता अपनी मिनिस्ट्री में साइन के साथ, मैं खरीद ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे मामले पर कानून साजी होनी चाहिए। जाहिर है कानून साजी हो जाए तो सारी बहस, सारे एतराज़ात, सारा क्रिटिसिज्म ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस पर गौर करें, हुकूमत के प्लान में है कि दोबारा इस पर ये एतराज़ात ना उठे, कानून साजी होनी चाहिए इस पर। शाजी, SAPMs पे तो कानून बना हुआ है, एडवाइजर्स पे भी कानून बना हुआ है, तो क्या कानून साजी होनी चाहिए? एडवाइजर नहीं बन सकता, ड्यूल नेशनल MNA नहीं बन सकता, ड्यूल नेशनल सेनेटर नहीं बन सकता, ड्यूल नेशनल MPA नहीं बन सकता, तो इसमें और क्या कानून साजी आप चाहते हैं? वाज़ेह नहीं है, कानून में कहीं लिखा हुआ है, कानून में वाज़ेह होना चाहिए कि दोहरी शहरियत रखने वाले जो SAPMs हैं, इनको इजाज़त है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, इनको बिल्कुल इजाज़त देता है कानून, ये वाज़ेह होना चाहिए कानून के अंदर। नहीं, लेकिन नहीं, इस पे कानून है, खत्म हो गया, डिसीजन हो गया इसमें। ये तो आप अपने फैसले की बात कर रहे हैं जो आपके हक में जी
तो ये तो ऐसे ही बहस चढ़ी हुई है क्योंकि शायद और कुछ करने के लिए है नहीं। FDIs इंक्रीज हो गई हैं पाकिस्तान में, रेमिटेंसेस इस महीने ज़्यादा हो गई हैं, ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर आके हिस्से में सोसाइटी में शिरकत कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये सारी चीज़ इसलिए की जा रही है क्योंकि FDIs, रेमिटेंसेस और ओवरसीज क्योंकि वापस आ रहे हैं, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाए। मैं तो समझता हूँ इसलिए ऑपोजिशन ने उठाया हुआ है, और तो कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही। ना कोई कानून साजी की जरूरत है, ना कोई किसी और चीज की जरूरत है, कि हर लॉ वाजे है। तो ये तो इसलिए किए जा रहे कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से तरक्की ना करने दें बस। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों की कैबिनेट के अंदर भी तनकीद होती है? बल्कि ये तो मीडिया पर आकर जो है ना वो फवाद चौधरी साहब ये बात कर चुके हैं, गुलाम सरवर साहब ने बात की कि मैं जब कैबिनेट मीटिंग में जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता भाई कौन कौन बैठा हुआ है, हम तो किसी को जानते नहीं, हम नहीं जानते। एक आम आवाम क्या जानती होगी कि कैबिनेट में जहाँ इतना अहम मामलात को डील किया जाता है इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिन्हें हम पहचानते नहीं है। और फिर कहा जाता है कि पार्टी के अंदर जो है वो नॉन इलेक्टेड लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बजाय इसके कि जो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों की उतनी नहीं सुनी जाती जितनी नॉन इलेक्टेड लोगों की सुनी जाती है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है जो बाहर आके लोग मीडिया पर इस तरह के शिकायतें भी लगाते हैं आपकी पार्टी के अपने लोग? देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 2020 में ड्यूल नेशनैलिटी का एक इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिबेट है। इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ड्यूल नेशनल्स को नहीं इजाजत होनी इलेक्शन लड़ने की, आप बोलें कि होनी चाहिए, इसमें आप गलत नहीं है और मैं सही नहीं हूं, क्योंकि दुनिया में हर किस्म के मिसाइल हैं। आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में आपको इजाजत है, किसी और मुल्क में आपको इजाजत नहीं है। तो इसमें डिबेट की जाए, लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिबेट की जाए कि क्या वजूहात हैं, क्यों, यस पाकिस्तान को 10 साल बाद किधर होना है, क्या हम अपने डायस्पोरा को हमें 10 साल बाद उनकी जरूरत है, उनको वापस लेके आना है, नहीं लेके आना, पाकिस्तान से एक्सक्लूड करना है या नहीं करना। तो जुल्फी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने का हक देना, ये मामला जेर गौर है आप लोगों की हुकूमत में इस वक्त? जी बिल्कुल। मैंने प्रेसिडेंट साहब को एक पेपर भी दिया था इस पे, वो भी इस पे गौर कर रहे हैं। वोटिंग राइट्स उनके ठीक कर रहे हैं। हमारा लॉ जो था कि हम लॉ वोटिंग के लिए आपके पास पासपोर्ट और नाइकअप होना चाहिए, तो हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उनमें से एक भी होना चाहिए तो काफी है वोट देने के लिए। फिर एक रिकमेंडेशन मैंने आगे भेजी कि ड्यूल नेशनल को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए, और ओथ लेने से पहले वो दूसरा पासपोर्ट सरेंडर कर दे। सही। तो ये भी एक डिबेट है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं सही हो सकता हूं। आपने ये वज़ीर आज़म को भी? नहीं, ये मैंने प्रेसिडेंट साहब को दिया था क्योंकि वो उसको टेक अप कर रहे थे। तो इस पे हम डिबेट करते हैं टू वे कि नहीं, लेकिन ये इलेक्शन से पहले गिव अप कर दो। मैं कहता हूं नहीं सर, इलेक्शन के बाद अगर कोई आ रहा है उसको आपको वेलकम करना चाहिए। तो ये एक डिबेट है, ये एक एकेडमिक डिबेट है, तो इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। इस पे मैं फिर से कह रहा हूं कि एक इंटेलेक्चुअल सुलझा हुआ डिबेट करें। बहुत बड़ा कंसर्न है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, वो वोटिंग राइट के हवाले से है। जाहिर है उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम हर सालाना जो है ना वो 20 अरब बिलियन डॉलर जो है वो हम रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो हमें पाकिस्तान के जो वोटिंग राइट्स हैं वो हम लोगों को भी मिलने चाहिए। तो जाहिर है इस पर कानून साजी की ज़रूरत है, जो कानून साजी आप लोग करने की उसमें पोजीशन में नहीं है इस वक्त, तो कैसे करेंगे? हम इसको निकाल लेंगे, और हमने काफ़ी कानून असेंबली के थ्रू पास कराए और इंशाल्लाह इस पे भी हम निकाल लेंगे। हाँ, जो मैंने अभी सूरत हाल देखी है ऑपोजिशन की, और वो कितने ओवरसीज के अगेंस्ट हैं और इतने एंटी ओवरसीज उनके अंदर जरसीम है, वो मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। लेकिन हमारा काम है कि हक पे खड़ा होना, तो हम असेंबली में जरूर डालेंगे और देखते हैं कि ऑपोजिशन ओवरसीज। अगर वज़ीर आज़म साहब ये प्रेशर समझते हैं और ये कहते हैं कि भी मेरा तो एक माजी का एक नज़रिया था, मौक़िफ़ था दोहरी शहरियत के हवाले से, मैं उस नज़रिए उस बयानिए पर कायम हूँ, तो दोहरी शहरियत वाले जो मेरे ऐसे PMs हैं उनको दोहरी शहरियत छोड़ देनी चाहिए। तो ज़ाहिर है आप लोग कहते हैं हमारा जीना मरना यहाँ पर है, पाकिस्तान की खिदमत करने आए हैं, यहीं रहने आए हैं, यहाँ के लोगों को हमें सर्व करना है, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो आप लोग छोड़ देंगे। अगर PM साहब का हुक्म हो तो क्यों नहीं छोड़ेंगे। सही, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जुल्फी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी इस कोरोना पेंडेमिक में, ज़ाहिर है आपकी वज़ारत से जुड़ा हुआ सवाल है ये, जो जॉबलेस हुए हैं,
ज़ाहिर है अब उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, कुछ लोग तो यहाँ पर पाकिस्तान भी आए तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ की जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो वहाँ मिडिल ईस्ट में ज़ाहिर है जो लोग इस वक्त बेरोज़गार हुए बैठे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से आप लोग बात करें उनकी नौकरियों के हवाले से, तो इस हवाले से आप लोग कुछ कर रहे हैं जो इतने लोग जॉबलेस हो गए हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से? जी, उनकी गवर्नमेंट से बात हो रही है। मैं आपको खुशखबरी भी ये दे दूं कि 10 साल बाद कुवैत के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं और हमने कुछ अभी 600 लोग इस पैंडेमिक के बावजूद हम कुवैत भेज रहे हैं और यूएई के साथ इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी एक मुलाकात होगी बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह हम जिस तरीके से कुवैत ने और पाकिस्तान ने मिल के इस पैंडेमिक का सामना किया है, हमारे ले ऑफ्स बहुत कम हुए हैं। अगर आप दूसरे हमारे आसपास के मुल्कों से साथ कंपेयर करें तो हमारे ले ऑफ्स बहुत कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल अगर दे दूं, सऊदी अरेबिया में हमारे लोग जिनको नौकरी से निकाला गया 10,000 फिगर है और उस 10,000 फिगर में से 5,100 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से पहले लेड ऑफ हो गए थे। जो हमारा हर महीने का 5,000 बंदा वापस आता है, 10,000 बंदा जाता है, ये उस फिगर में है। तो अगर आप देखें कोरोना की वजह से सऊदी अरेबिया से स्पेशली सिर्फ 5,000 लोग नौकरी से उनकी नौकरी ख़त्म हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, देखें जिस तरीके से कोरोना हैंडल हुआ है, जिस तरीके से रिपैट्रिएशन हुई है, जिस तरीके से हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है, इंटरनेशनल अखबार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान लीडर था इस चीज़ में। गल्फ न्यूज़ का आर्टिकल था कि इंडिया शुड लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई थिंक इन चीज़ों पे हमें फ़ख्र करना चाहिए कि जो हमने काम बड़े ज़बरदस्त किए। इसके बावजूद कि जी हम किसी तरीके से पाकिस्तान को और भी ये कि ओवरसीज़ कोई ना आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई ना आए। अभी कल शोज़ क्या परसों शोज़ ये होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बुखारी साहब मेरे साथ थे। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।